Dear students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the detailed structure of DNA. Actually आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिस्टर साहब ने और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था और उन्होंने जो आइसोलेट किया था वो पस सेल था और पस सेल में भी क्या WBC के पस सेल से इन्होंने आइसोलेट किया और न्यूक्लिक एसिड्स का नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। उसी में से जो है न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह का होता है, एक DNA और दूसरा RNA। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले डिटेल इसके बारे में बता दूं, इसके कंपोजिशन के बारे में, फिर मैं बताऊंगा इसका जो मॉडल कैसे दिया और किन्होंने दिया। तो मैं बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड्स में जो ये दो तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह का होता है, वन इज DNA और दूसरा है RNA। मेरे को अभी RNA का चर्चा नहीं करना है, मेरे को केवल आपको DNA के बारे में बताना है। तो चाहे वो DNA हो या RNA हो, केमिकल कंपोजिशन करीब करीब दोनों का सेम ही है। थोड़ा सा फर्क है नाइट्रोजनस बेस में कि नाइट्रोजनस बेस में आपका DNA में थायमिन पाया जाता है जबकि RNA में यूरेसिल होता है और इसमें जो शुगर होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उसमें राइबोज शुगर होता है। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। मैं आज आपको DNA के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। तो आप देखें कि DNA पहले बना किस चीज का होता है। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो DNA में जो शुगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका फार्मूला यदि मैं लिखूं तो C5H10O4। इसी में यदि हम एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो हो जाएगा राइबोज शुगर। तो मेरे को आज DNA पढ़ाना है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में मैं आपको बताऊं। इसमें आपको शुगर में एक चीज जरूर नाम याद रखना है, इसका कार्बन नंबर। 1 2 3 4 5, क्योंकि इसी से सारा चीज जुड़ेगा। तो कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे इसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको जो है कार्बन नंबर को याद रखना। और फिफ्थ कार्बन जो है हमेशा इस साइकिल से आउट होता है, बाहर होता है फिफ्थ कार्बन नंबर। तो ये हो गया शुगर। DNA में हम लोगों ने शुगर देख लिया कि ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर होता है। अब मैं बता दूं नाइट्रोजनस बेसेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो तरह का होता है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। तो प्यूरिन जो है यह 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है और यह 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो मैं पहले एक आपको बता दूं कि प्यूरिन दो तरह का होता है, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और गुआनिन को G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं पहले एक आपको प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर बता दूं। तो एक प्यूरिन रिंग जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से, यहां भी आप नंबर को याद रखेंगे। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। ये प्यूरिन रिंग है। अब हम एडेनिन बनाएं या गुआनिन बनाएं, ये तो बेसिक रिंग है, यही आपको दोनों के लिए बनाना ही है। तो यदि मैं एडेनिन को इसमें बनाऊं तो एडेनिन को हम लोग बोलते हैं 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो
इसको प्यूरिन कहा जाता है, 6 एमिनो प्यूरिन। तो उसमें कुछ नहीं, पहले आप मैं नंबरिंग कर दूं, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है आपको नंबरिंग याद रखना है, जो मैंने नंबर दिया वो याद है। और यदि आपको इसमें नंबरिंग याद नहीं रहे तो मेरा एक न्यूक्लिक एसिड्स का एक मैंने वीडियो भेजा हूं, आप उसको देख लेंगे, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत डिस्क्राइब किया है सब के बारे में। अब मैं बता दूं कि 6 एमिनो प्यूरिन, तो कार्बन नंबर 6 पर केवल आप एमिनो ग्रुप लगा दीजिए, और बाकी इसका ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑक्टेट भी आप पूरा कर सकते हैं। ये ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, और यहाँ पर हम H डाल दें, यहाँ पर डबल कर दिए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये डबल कर दिए, ये हो गया H और H। मैं एक ऑक्टेट आपको पूरा करके दिखा दिया, बाकी रिंग में आप ऑक्टेट खुद पूरा कर लेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। तो ये हो गया एडेनिन का। अब फिर मैं यदि गुआनिन बनाऊंगा तो पहले प्यूरिन रिंग तो हमको बनाना ही पड़ेगा। तो गुआनिन को एक्चुअली बोलते हैं क्या, गुआनिन इज सेट विद 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन कहा जाता है गुआनिन को। तो मैं इसका रिंग बना दूं, ये हो गया रिंग ऑफ गुआनिन। अब इसमें क्या है, 2 एमिनो, तो कार्बन नंबर 2 पर मैंने लगा दिया एमिनो NH2, N6 ऑक्सी, तो कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सी, नंबर मैंने यहां डाल दिया है, आप इसी तरह डाल लेंगे, और फिर आप ऑक्टेट को पूरा कर देंगे तो वो हो जाएगा गुआनिन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन। तो आपका ये प्यूरिन खत्म हो गया। अब मैं पाइरिमिडिन पर जाता हूं। तो पाइरिमिडिन भी 2 तरह के होते हैं। तो प्यूरिन में हम लोग क्या करेंगे कि प्यूरिन में 2 रिंग होता है, जो छोटा रिंग था उसको बोलते हैं आइमेडाजोल रिंग, उसको हटा देंगे तो केवल पाइरिमिडिन बचेगा। तो पाइरिमिडिन का रिंग होता, पहले इस तरह मैं बना दूं, दिस इज द रिंग ऑफ पाइरिमिडिन, ये पाइरिमिडिन का रिंग। बस। अब पाइरिमिडिन 2 तरह का होता है। पाइरिमिडिन 2 तरह का होता है, साइटोसिन एंड थायमिन। थायमिन, तो साइटोसिन को जो कहा जाता है 2 ऑक्सी 6 एमिनो, 2 ऑक्सी 6 एमिनो पाइरिमिडिन, चूंकि ये पाइरिमिडिन है, वहां पर प्यूरिन था इसलिए प्यूरिन बोलते थे, पाइरिमिडिन। तो 2 ऑक्सी 6 एमिनो, तो मैं यहां पर ये बना दिया, ये पाइरिमिडिन रिंग है, पाइरिमिडिन रिंग है। इसमें नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले ही लिख दिया था, 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया। अब है 2 ऑक्सी, तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सी, 6 एमिनो, कार्बन नंबर 6 पर एमिनो ग्रुप लगा दिए और ऑक्टेट को पूरा कर दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अब थायमिन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो 2,6 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन 2,6 डाइऑक्सी, यानी कार्बन नंबर 2 पर, ये हो गया 1 2, तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सी, कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सी और कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। तो इस तरह जो डीएनए बनाने के लिए, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स के लिए जितना भी नाइट्रोजनस बेस चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एक चीज आपको याद रखना है कि A ऑलवेज पेयर विथ T बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G ऑलवेज पेयर विथ C बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं कि T ऑलवेज पेयर विथ A एंड C ऑलवेज पेयर विथ G बाय डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट पाया जाता है डीएनए में, न्यूक्लिक एसिड में। तो फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरिक एसिड्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो जिसको मैं बता दूं आपको H3PO4, तो मैं इसको लिखता हूं P डबल बॉन्ड O OH OH OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक
एसिड्स। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर डीएनए होता क्या है। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाता हूं, फिर जब न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और एक्चुअली डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। फिर बाद में देखेंगे इस मॉडल को किस तरह से दिया गया था। तो पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं कि सपोज दिस इज शुगर, मान लेते हैं कि ये पेंटोज शुगर है, और इस पेंटोज शुगर से जैसे ही हम नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिए तो दिस इज सेड टू बी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोसाइड से जैसे ही हम फॉस्फेट जोड़ेंगे पी, तो इसको आप बोलेंगे हम पी जोड़ते ही अब ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए। यही मोनोमेरिक यूनिट, ये मोनोमर। तो यदि आपसे पूछे व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं और एक न्यूक्लियोटाइड को मोनोमर बोलते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से डीएनए बनता है। तो वाटसन एंड क्रिक साहब ने इस मॉडल को दिया था, लेकिन इसके पहले 3 साइंटिस्ट थे, रोज़ेलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस और विलिकिंस। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा एक फोटोग्राफ तैयार किया और उस फोटोग्राफ का ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने पाया कि डीएनए जो है उसका जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने देखा कि डीएनए इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर। और विल्किंस ने कहा कि डीएनए बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर है और बहुत सारे सोर्स से इन्होंने डीएनए को कलेक्ट किया और जितना भी डीएनए को देखा गया तो हर एक में वो हेलिकल स्ट्रक्चर पाया और फाइनली डिसाइड किया गया कि इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। और उसी को स्टडी करने के बाद उसका जो मॉडल तैयार किया वो 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। इन दोनों ने मिलकर के एक मॉडल दिया जो सबसे बेस्ट मॉडल डीएनए का है। और इस मॉडल के बाद मानो तो जेनेटिक्स के फील्ड में एकदम क्रांति ही आ गया, क्योंकि जितना भी तरह का जेनेटिक का वर्क होता है उसमें डीएनए ही तो मेन है। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब मैं आगे टॉपिक भेजूंगा तो आप देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बस डीएनए का ही सारा कमाल है। तो आप यहां देखें कि वाटसन एंड क्रिक साहब ने जो मॉडल दिया था वो डीएनए होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज दिस इज ए पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, ये चीज को याद रखने का जरूरी, ये पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर में ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4 और 5th कार्बन नंबर ये साइकिल से बाहर है, ये कार्बन नंबर 5th है, ये याद रखने का। अब है क्या कि कार्बन नंबर 1, इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे पाइरिमिडिन हो, हमेशा कार्बन नंबर 1 से ही जुटेगा। लेकिन यदि प्यूरिन है तो प्यूरिन में डबल रिंग होता है, तो प्यूरिन का हमेशा 9th नंबर, प्यूरिन का 9th नंबर और पाइरिमिडिन का 3rd नंबर, ये दोनों डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुटेगा। ये आपको याद रखना है। डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से, यानी इसका कार्बन नंबर 1 यदि प्यूरिन रहेगा तो उसके 9th नंबर से और पाइरिमिडिन रहेगा तो उसके 3rd नंबर से जुटेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये मैंने जोड़ दिया किसको? एडेनिन को। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, ये टी से जुड़ता है। और फिर जब इधर हम जोड़ेंगे तो चूंकि यह एंटी पैरेलल चेन है तो इसको हम क्या करेंगे? ग्लूकोज को उलट देंगे, शुगर को। तो मैंने इसको उलट दिया, ये कर दिया, शुगर को उलट दिया। तो यहां पर हम यदि नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5th कार्बन फिर यहां आ गया 5th नंबर। तो फॉस्फेट को जब भी हम जोड़ेंगे तो जो फ्री एंड है, यहां पर फ्री एंड 5 है,
तो यहाँ पर आपका फॉस्फेट जुड़ गया। इधर 3 है तो यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ गया। आप देख रहे हैं इस तरह से इधर का 3 और फिर इधर जब हम फॉस्फेट जोड़ेंगे तो 3, फिर यहाँ पर ये फॉस्फेट जुड़ा और फिर फॉस्फेट से जब ये शुगर जुटेगा तो यहाँ पर कार्बन नंबर 5 से जुटेगा, 5th नंबर कार्बन से जुटेगा। आप देख रहे हैं यहाँ 5th। अब फिर जब इससे जुटेगा तो ये कार्बन नंबर 3 से जुटेगा, ये फॉस्फेट। तो ये चीज को याद रखने का है। इधर हम लोग देखेंगे तो सेम, अब यहां पर यदि मैं जोड़ दूं G तो G ऑलवेज पेयर विथ C, और इसका जो होगा वो 9th नंबर, एडेनिन का 9th हमेशा इससे जुटेगा और थायमिन का 3rd नंबर इससे जुटेगा। इसी तरह ये गुआनिन है तो गुआनिन क्या है, प्यूरिन है, तो इसका 9th नंबर इससे जुटेगा। और ये साइटोसिन है तो साइटोसिन एक्चुअली क्या होता है, पायरिमिडिन होता है, तो इसका 3rd नंबर फिर किससे जुटेगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुटेगा। इस चीज को आपको याद रखने का, ये हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4 और फिर हो गया ये 5। तो यदि हम इसको जोड़ें, अब ये इसका 3 है तो यहां से फॉस्फेट जुट गया। अब फिर इसका 3 है तो इससे जुटेगा, फिर इसका 3 है तो ये जुटेगा, यहां पर फॉस्फेट। ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि डीएनए जो स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और ये है नाइट्रोजनस बेसेस। तो इसमें हम लोग 2 एंड लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 5 प्राइम, इधर 3rd प्राइम, चूंकि एंटी पैरेलल है इसको 3rd प्राइम, इसको 5। क्यों 5th प्राइम लिखते हैं, क्योंकि इसका 5th एंड फ्री है इसलिए 5, इसका 3rd एंड फ्री है इसलिए 3rd, ऊपर से देखें इधर इसका 3rd एंड फ्री है इसलिए 3 इसका 5th एंड फ्री है इसलिए 5 तो ये आपको समझ में आ गया। अब यदि हम इसी को यदि मैं शॉर्ट कर दूं तो कैसे, जो वाटसन एंड क्रिक साहब ने जो मॉडल दिया था अब मैं उसको दिखा रहा हूं आपको। उन्होंने क्या दिखाया था कि ये सपोज दिस इज शुगर, ये शुगर है, ये है एडेनिन, ये है फॉस्फेट। अब नंबर में आपको पहले बता चुका हूं, दिस इज शुगर, दिस इज फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। सिमिलरली ए ऑलवेज पेयर विथ टी, फिर दे देंगे शुगर, इधर पी, पी एस, पी एस, पी एस, इस तरह से यहीं पर मैं इसको छोड़ दिया। अब ये है शुगर और ये है नाइट्रोजनस बेसेस। यदि मैं 2 लाइन खींच दूं ऐसे तो ये दोनों हो गया डीएनए का स्ट्रैंड, और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला यदि यहां पर गुआनिन है तो होगा साइटोसिन, यदि यहां पर साइटोसिन है तो होगा गुआनिन, और यदि इस तरह से है नहीं तो इस तरह से यह पेयर करता है, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है। तो यदि हम इसका प्राइम लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 5th प्राइम, ये हो जाएगा 3rd, ये हो जाएगा 3rd प्राइम 3 और ये हो जाएगा 5 अब है कि यही मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक साहब ने। तो ये जो है स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड है, तो स्ट्रैंड को एक्चुअली बोलते हैं बैकबोन, बैकबोन ऑफ द डीएनए। अब यदि आपसे पूछे कि ये बैकबोन किस चीज का बना है तो दिख रहा है ये डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट से बना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट, और दोनों को जोड़ने वाला ये है नाइट्रोजनस बेसेस। तो एकदम बिल्कुल लेडर लाइक रहा है, सीढ़ी की तरह है। अब इसी को यदि मैं ट्विस्ट कर दूं तो बिल्कुल वाटसन और क्रिक्स का मॉडल आ जाएगा। कैसे, बिल्कुल इस तरह यदि मैं कर दूं तो यही है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये 5 ये 3 ये 3 ये 5 इस तरह, और ये है नाइट्रोजनस बेसेस है। तो यहां पर ये चारगाफ साहब ने एक नियम दिया था, क्या कि इन ए डीएनए, एक डीएनए में क्या होता है कि जितने नंबर्स ऑफ प्यूरिन होते हैं उतना ही नंबर पायरिमिडिन होता है। यानी क्या, नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। ये चारगाफ साहब का नियम था, पायरिमिडिन, ये चारगाफ रूल है। तो इसमें प्यूरिन में आने क्या, ए ऑलवेज पेयर विथ टी एंड जी ऑलवेज पेयर विथ सी। तो जितना एडेनिन का नंबर होगा उतना ही थायमिन का नंबर होगा, और जितना गुआनिन का नंबर होगा उतना साइटोसिन का नंबर होगा इन ये डीएनए, यानी प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन। अब यहां लेकिन एक चीज है कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन है नहीं,
amount of A and T is not equal to the amount of G and C। यानी इसका जितना नंबर होगा कोई जरूरी नहीं है कि उसका ही उतना ही नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक डीएनए में जब पेयर है तो AT का पेयर हो सकता है कि 1000 हो, लेकिन GC का पेयर 800 हो, 900 हो, कुछ भी हो सकता है। तो पेयरिंग में नंबर कम बेसी हो सकता है, लेकिन जितना A होगा उतना ही T होगा, जितना G होगा उतना ही C होगा। दिस इज द चारगार्स रूल। अब इसके अनुसार एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है कि यदि सपोज करो कि एक डीएनए में यदि आपको बोल दे कि साइटोसिन का नंबर जो है सो 30%, एक डीएनए में 30% साइटोसिन है, तो किसी का भी है ना, एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा, गुआनिन का परसेंटेज क्या होगा, थाइमिन का परसेंटेज क्या होगा, इसका सबका यदि परसेंटेज मांग दिया तो आप कैसे निकालेंगे? तो इट इज वेरी इजी। कैसे? तो यदि मान लीजिए कि C है 30, तो G ऑलवेज पेयर विथ C, तो C दिया है 30%, इसका मतलब G भी होगा 30%। तो 30% और 30% इक्वल टू 60%, तो 60% तो एक्वायर हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 40%। यानी 40% में क्या होगा? A एंड T, एडेनिन और थाइमिन, तो इसका आप 50-50 कर दो, 20% हो जाएगा एडेनिन एंड 20% हो जाएगा थाइमिन। इस तरह आप कोई भी एक दिया रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हो। अब मैं बताता हूं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, किस तरह से वो स्पाइरली अरेंज है। सो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, द डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा? आप यहां ध्यान से देखें, आपको दिखेगा। डायग्राम को थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस। ये मैंने A1 स्ट्रैंड को बनाया, 1 स्ट्रैंड। अब मैं दूसरा स्ट्रैंड इसी के ठीक पैरेलल बना रहा हूं। ये है सेकेंड स्ट्रैंड एंड दिस इज द थर्ड स्ट्रैंड। इस तरह से मैंने बना दिया आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो डीएनए में आपको नजर आएगा ग्रुव, छोटा ग्रुव और बड़ा ग्रुव। तो छोटा ग्रुव को बोलते हैं माइनर ग्रुव, और जो बड़ा दिख रहा है उसको बोलते हैं मेजर ग्रुव। तो एक डीएनए में दो तरह के ग्रुप होते हैं अल्टरनेटली, माइनर मेजर, इसको भी मैं लिख दूं माइनर। तो दो माइनर या दो मेजर ग्रुप के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट टर्न। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है, इसके बीच में मैं न्यूक्लियोटाइड आगे बना दूं, जोड़ दूं इसको नाइट्रोजनस बेस से, इसको मैं जोड़ दिया। इस तरह से आप इससे भी अच्छा डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप बहुत ही अच्छा डायग्राम बना सकें। मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं, आपको रास्ता को और आगे बढ़ाना है। इस तरह से ये मैंने बना दिया। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ये दोनों स्ट्रैंड को जोड़ रहा है, ये बना दिया। अब इसमें क्या है कि वन कंप्लीट टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो होता है
आपको 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, you know, one complete term. And these are the nucleotides, and nucleotides are placed in equidistance. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का दूरी बिल्कुल बराबर होता है, और in one complete term there are 10 nucleotides. 10 nucleotides in each term. हर टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होता है. तो यदि दोनों दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, तो क्या हो जाएगा? 34/10 इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम. ये याद रखने का, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम याद रखने का. अब क्या है कि एक कंप्लीट टर्म में देखा गया है कि इसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री. वन कंप्लीट टर्म का जो मेजरमेंट है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बिल्कुल एक डेफिनिट एंगल से अरेंज है, तभी स्पाइरल हो पाता है. तो हर एक न्यूक्लियोटाइड्स दोनों स्ट्रैंड के साथ बिल्कुल एक जैसा एंगल, यूनिफॉर्म एंगल बनाया हुआ है. तो कैसे 360 डिग्री है, और वन कंप्लीट टर्म में क्या है कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो 360/10 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 36 डिग्री. यानी हर एक न्यूक्लियोटाइड्स इस दोनों स्ट्रैंड के साथ 36 डिग्री के एंगल से अरेंज है, इसलिए यह बिल्कुल स्पाइरली कॉइल्ड हो गया. क्लियर? अब सेकेंड थिंग कि दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 एंगस्ट्रॉम. 20 एंगस्ट्रॉम. यदि मैं बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, इस तरह से यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, तो दिस इज सेड टू बी द एक्सिस. इसको एक्सिस बोलेंगे. और इस एक्सिस से यदि हम यहां तक मेजर करेंगे तो ये 10 एंगस्ट्रॉम होगा, इधर मेजर करेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम होगा. ये भी नोट करना है. तो ये दिया था, पूरा कैलकुलेशन जो था ये वाटसन एंड क्रिक साहब का था, एंड दिस इज द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दोनों स्ट्रैंड जो है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर मिला है, और दोनों एंटी पैरेलल है, और दोनों जो है स्ट्रैंड नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है. तो डीएनए एक्चुअली क्या है? इट इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ. इट इज कंसिडर्ड एज द हेरिडिटरी मटेरियल, and actually this is the blueprint of the life, blueprint of the body. What you have bodily, any like your skin color, eye color, and hair style, even your facial construction is only because of your DNA. जितने भी आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, all the chemical reactions, है ना, this is said to be the metabolic reaction is directly or indirectly controlled by the DNA. पहले होता था क्या कि फिंगरप्रिंट से लोगों को पहचान होती थी, बट नाउ इट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है हर एक बॉडी में, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हर एक आपके बॉडी के हर एक सेल में ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक जैसा आइडेंटिकली अरेंज्ड है. थोड़ा भी चेंज नहीं होगा आपके बॉडी में, चाहे जितने भी सेल क्यों ना हो, डीएनए बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक होगा. लेकिन आप ही के फैमिली में यदि कोई दूसरा है तो उसका डीएनए बिल्कुल अलग होगा. तो डीएनए के मतलब इस सीक्वेंस को किसी भी केमिकल मेथड से आपको इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है पूरे बॉडी का. इसलिए आज ये फिंगरप्रिंट्स का कुछ नहीं, आज जो युग है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स का युग है. इसलिए डीएनए इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, है नहीं, मैटर ऑफ द बॉडी. और इसी से पूरा जेनेटिक्स में जितना भी क्रांति आ गया है, आज जेनेटिक के फील्ड में जितना भी काम हो रहा है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो हम लोग प्लाज्मिड वगैरह देखेंगे, इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए सब जगह यही डीएनए का यूज होता है. एंड डीएनए एक्चुअली डीएनए ही जीन है. व्हाट इज जीन? ये स्मॉल फ्रेगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन सिंथेसाइज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन. और जितना भी बॉडी में ट्रेट है या कैरेक्टर है, इट इज ओनली ड्यू टू प्रोटीन है. तो मैंने आज आपको पूरा डिटेल डीएनए पढ़ाया. आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा.